सोचिए आप लोग, क्या मतलब बीत रही होगी उस लड़की पर इस तरह के शब्द और इस तरह की शब्दावली से। अब आप लोगों को बताएं कि मेरे साथ गंदी बातें करने की कोशिश करते होली वाले दिन माँ खूब रोई और पापा से कहा कि तुम तो शराब पीकर टल्ली हो चुके थे और वे लोग तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या कर रहे थे, तुम्हें कुछ खबर है? तुम तो बेटी की इज्जत लुटवा दोगे। उस दिन के बाद पापा ने कभी शराब नहीं पी। अपने दोस्तों से भी कहा कि वे हमारे घर ना आए। मैं भी अब मजबूत बन चुकी थी, पापा के दोस्तों को साफ साफ बोल देती थी कि हमारे घर से चले जाओ। लखनऊ में जहां हम रहते थे वहीं मेरी बुआ भी रहती थी। बुआ के बेटे का अपने घर के सामने वाली एक शादीशुदा लड़की के साथ चक्कर था जिसका अभी गौना होना था। यह बात उसके भाई को पता लग गई। एक दिन मैं खेलते खेलते उसके घर चली गई। कमरे में बैठी थी तो उसका भाई मौका देखकर जोर से मेरी छाती दबाने लगा। अपना हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दिया, जबकि मैं उन्हें भैया बोलती थी। मैं 13 साल की थी और वे 30 साल के। उनकी शादी हो गई थी, बच्चा होने वाला था। मैं रोते रोते अपने घर आ गई, लेकिन डर के मारे किसी को नहीं बताया। उसने अपनी बहन का बदला मेरे भाई से न लेकर मुझसे लिया। फिर हम मड़ियाहू शिफ्ट हो गए। अब मेरी 10वीं हो चुकी थी, यानी 10वीं कक्षा में जा चुकी थी ये। मैं उस इलाके की एक संस्था के साथ जुड़ गई जो पढ़ाने का काम करती थी बच्चों को। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई थी। उस रोज मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन था। घर में चाय बनाने के लिए न चीनी थी, न पत्ती और न दूध। माँ ने पानी में अजवाइन को नमक के साथ उबाल दिया कि इसे चाय समझकर मैं पी लूं। मैंने उसे पिया और ट्रेनिंग के लिए निकल गई। वहां दोपहर के खाने में मुझे 2 सब्जी, दाल, रोटी, चावल मिला। मैं खाना देखकर रोने लगी। मुझे लगा कि घर में भाई बहन भूखे हैं और मैं वहां ऐसा खाना खा रही हूं। सच पूछो तो खाना मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। उस दिन जब मैं घर गई तो माँ से पूछा कि तुम लोगों ने क्या खाया। माँ ने बताया कि सब्जी वाला पूछ रहा था कि रात की बची हुई सब्जी है वो फेंक दे या उसे बनाएंगी। तो सब्जी वाले ने साग दे दिया और घर में 5 रुपए मिल गए थे। उससे आधा किलो चावल खरीद कर साग के साथ खा लिया। एक बार पापा को कहीं से 50 रुपए का काम मिला। वे बहुत खुश थे। कहने लगे कि चल तू चूल्हा जला, मैं आटा लेकर आता हूं, आज रोटी बनाएंगे। मैंने चूल्हा जलाया, लेकिन पापा खाली हाथ आए। मैंने पूछा कि आटा कहाँ है, तो कहने लगे कि 50 रुपए रास्ते में कहीं गिर गए बेटा। उस रात हमने जला चूल्हा पानी से बुझा दिया और पानी पीकर सो गए। मैं जानती हूं कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है और भूख क्या होती है। भूख में सूखी बासी रोटी भी अमृत लगती है। खैर, जीवन चलता रहा। मैं जहां पढ़ती थी जहां पढ़ाती थी वहीं एक लड़का भी पढ़ाता था। वह मेरा अच्छा दोस्त था। एक दिन हम लोगों को वाउचर जमा करना था तो उसने कहा कि वह अपना वाउचर घर भूल गया है। मैंने कहा कि ले आते हैं। हम उसके घर लेने गए तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा ऐसे ही किया होगा। मैं किचन में पानी पीने चली गई। उसने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया। मैंने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, अभी छोड़ देगा। उसने मुझे छोड़ा ही नहीं और जोर जोर से जकड़े रहा। मैं चिल्लाई तो उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, बाल नोच लिए, मुझे जगह जगह से काट लिया। ज़बरदस्ती मेरी जीन्स उतारने लगा। बेल्ट की वजह से वह मेरी जीन्स नहीं उतार सका, लेकिन मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा था कि मेरी सांस घुट रही थी। उसकी जकड़ जरा ढीली हुई तो मैं किसी तरह से वहां से भागी। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा लाल था और एकदम बदहवास थी। मैं जाकर घर पर मुंह हाथ धोकर एकदम चुप हो गई और सो गई। अगले दिन से काम पर नहीं गई। खाना पीना बात करना लगभग छोड़ दिया। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में आ गई। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मुझे पैनिक अटैक आने लगा। सब लोग मुझे पागल समझने लगे। किसी ने कहा कि इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। किसी ने कहा किसी ओझा सोखा के पास ले जाओ। मेरा खूब झाड़ फूंक भी हुआ। एक दिन मेरे माँ बाप मुझे पागल खाने ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मुझसे बात की। मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। उसने मेरे माँ बाप को बुलाया और खूब लताड़ा
कि इसे पागल खाने में भर्ती करने के लिए क्यों लाए हैं। मेरी काफ़ी दिनों तक काउंसलिंग हुई। 1.5 साल के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। सन 2008 में मैंने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा बाल मंच। मैं खुद किसी के यहाँ काम करने की बजाय अपने मंच के जरिए बच्चों को पढ़ाने लगी। इसके साथ साथ मैंने यह तय किया कि मेरे साथ जो बचपन से होता आ रहा है वह किसी और के साथ न हो। यौन शोषण और रेप के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अपनी संस्था में रेप सर्वाइवर और बचपन में यौन शोषण की शिकार लड़कियों को भर्ती किया। हम 15 लड़कियां हो चुकी थीं। सभी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और हमने आगे यह ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ हमने नुक्कड़ नाटक शुरू किए। हमारे नाटकों में बहुत भीड़ आने लगी और हमें पैसे मिलने लगे। शराबी पति, दुनिया में औरत यानी रेप, छेड़छाड़, भ्रूण हत्या, मारपीट जैसे हमारे नाटक काफ़ी चर्चा में रहे। फिर हम रैलियों में जाने लगे। मैंने सोचा कि हम नाटक तो करने लगे हैं, मीडिया में भी हमें काफ़ी तवज्जो मिलने लगी है, लेकिन हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है। हमारे नाटक में जो लोग हमें पैसा देते थे, हमने उनसे कहना शुरू कर दिया कि पैसे न दें, कपड़े खरीद कर दें। हमने लाल रंग का कुर्ता और काली सलवारें सिलवाई। अब हम नाटक, रैली या कुछ भी करने निकलते तो सभी एक जैसी ड्रेस में निकलते। मन चले लड़के हमें छेड़ते, कोई हमें बम कहता, कोई भाभी, कोई लाल परी, कोई तितलियाँ, कोई उड़ाका दल। लेकिन एक दिन एक लड़के ने हमें कहा, पावरफुल रेड ब्रिगेड। तब मैंने सोच लिया कि हम पावरफुल रेड ब्रिगेड कहलाएंगी। मीडिया ने इसे खूब कवर किया। निर्भया रेप के वक्त हम कड़ाके की सर्दी में भी जीपीओ पर बैठे रहे, जिस वजह से हमें खासी पहचान मिली। अभी रेड ब्रिगेड में 40 एक्टिव मेंबर हैं। सभी या तो रेप सर्वाइवर हैं या बचपन में यौन हिंसा की शिकार हैं, जिनके अंदर गुस्सा भरा है। मैं अभी तक 2 लाख लड़कियों को वायलेंस के खिलाफ ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। मैं हमेशा एक सवाल जरूर पूछती हूँ, जिसका कभी यौन शोषण न हुआ हो वह अपना हाथ ऊपर उठाए। एक भी हाथ ऊपर नहीं उठता। इसके अलावा मैं औरतों को डिजिटल ट्रेनिंग भी देती हूँ कि ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज करा सकती हैं आप। मुझे अब पढ़ेंगी बेटी तभी बढ़ेंगी बेटी जैसी बातें बेमानी लगती हैं। ऐसा कहा उषा विश्वकर्मा ने। आप सभी को बताएं, वो कहती हैं कि 45 देशों के पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं। मैं KBC में जा चुकी हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में। मेरी संस्था के लिए किसी ने ज़मीन दी तो किसी ने पैसे, लेकिन मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है, वो अभी तो शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना उषा विश्वकर्मा की कहानी। यह एक दास्तान थी एक ऐसी महिला की जिन्हें जानी मानी वुमन एक्टिविस्ट कहते हैं। वे रेड ब्रिगेड संस्था की फाउंडर हैं। इसके जरिए वे महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। अब तक 2 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेंड कर चुकी हैं। उन्होंने ये सारी बातें अलग अलग मीडिया को बताया। मुझे दैनिक भास्कर के मनीष भल्ला की रिपोर्ट से यह खबर मिली, आप लोगों को जो मैंने सुनाया। अब आप लोग सोचिए कि ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं क्या सच नहीं है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ होती है। बहुत सारी औरतें इस रोग, इस मर्ज से पीड़ित हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। उषा विश्वकर्मा को सैल्यूट रियल रिपोर्टर का। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सुने। लेकिन सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं अपनी इस पूरी व्यवस्था पर। मैं आप लोगों को आज और कई विषयों पे बात करना चाह रहा था और करूंगा भी। मैं एक संस्था के बारे में बात करूंगा, मैं लोगों की जीवनियों के बारे में बात करूंगा, निषाद समाज के कद्दावर ऐसी महिलाओं, ऐसे पुरुषों, ऐसे विभूतियों को लेकर आऊंगा, उनकी कहानी बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जागरूक कर सकूं, सचेत कर सकूं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल